नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सिविल इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मतलब आज हम जानेंगे कि निर्माण सामग्री यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स इसका क्या इम्पोर्टेंट है और होता क्या है इंजीनियरिंग में, इसको क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स होता क्या है। दैट मीन्स बिल्डिंग मटेरियल्स क्या है और ये सिविल इंजीनियरिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स वे सामग्री होती है जिनका उपयोग इमारतों, सड़कों, पुलों और बांधों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। मतलब एक नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है और एक आर्टिफिशियल। तो चलिए इसकी बेसिक फंडामेंटल को कंप्लीट करते हुए निकलते हैं आगे हम लोग। प्राकृतिक सामग्री क्या होता है? इसमें पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, बांस यही सब शामिल होता है और ये सीधे प्राकृतिक से प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग को पता ही है, जो सस्ता भी है, टिकाऊ भी और पर्यावरण से प्राप्त होता है हम लोग को और पर्यावरण के अनुकूल है। और एक होता है कृत्रिम सामग्री। इनका निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मतलब इसका जो निर्माण है, निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो आर्टिफिशियल है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है ना। उदाहरण के लिए जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और प्लास्टिक, यही सब होगा। और जो आप लोग है, ये जो सामग्री है आधुनिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है, जो मजबूत, हल्की और टिकाऊ भी होती है। एक आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसका स्थायित्व और संरचना कैसे होता है। बिल्डिंग मटेरियल का सही चयन इमारत को लंबी समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आप उसको कैसे चूज करते हैं ना। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है कि जब बड़े संरचनाओं की बात होती है तब, है ना। मतलब बड़े संरचना के लिए इसका इम्पोर्टेंट होता है। रही सामग्री का चुनाव, निर्माण की लागत। देखिए, सही सामग्री का चुनाव निर्माण की लागत को कम करता है। आप सही से मटेरियल को चूज करते हैं तो उससे आपका जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। और यह वातावरणीय प्रभाव भी रहता है, जैसे टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का जो उपयोग करते हैं हम लोग, इससे प्रदूषण भी कम होता है और ऊर्जा की बचत होती है, जिससे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट होता है, इसमें योगदान होता है ना। हम बात करते हैं अब ये जो आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, बिल्डिंग मटेरियल का, निर्माण सामग्री का विकास कैसे हुआ था, उस पर बात है। ठीक है, तो आप लोग को बता देते हैं, प्राचीन समय से ही प्राचीन समय से लेकर आधुनिक तक निर्माण सामग्री का विकास हुआ इस प्रकार। जब प्राचीन काल में मिट्टी और पत्थर, आप लोग जानते हैं, इंसान ने शुरू से ही मिट्टी, पत्थर और लकड़ी जैसे सामग्रियों का इस्तेमाल किया। जैसे कि उदाहरण में आप समझ सकते हैं, मिस्र के पिरामिड सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो घर बनाया गया था, और मोहनजोदड़ो की संरचना में भी मिट्टी, पत्थर, लकड़ी सब जैसे उपयोग किया गया था। यही सब है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना। मतलब बिल्डिंग मटेरियल, निर्माण सामग्री। चीन और भारत में बांस और ईंटों का इस्तेमाल आम था। ये सामग्री सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती है। अब हम लोग दरअसल आते हैं, जब मध्यकालीन युग था उस समय पत्थर और गारे का उपयोग किया जाता था। इस समय में पत्थर और गारे का उपयोग जिससे मजबूती इमारत बन सकती थी, है ना। यूरोप में एक कैथेड्रल और भारत में ताजमहल जैसी जो बना है सब, इसमें मोर्टार का उपयोग किया गया है, समझे।
और औद्योगिक क्रांति के बाद 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के साथ स्टील और कंक्रीट का आविष्कार हुआ था, जिससे ऊंची इमारत और मजबूत संरचना बनाना संभव हुआ। और अभी जानते ही आप लोग आधुनिक काल में जो आजकल हम नैनो मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स और ग्रीन मटेरियल्स का उपयोग कर रहे हैं, जो हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है स्काई स्क्रेपर, स्मार्ट बिल्डिंग, है ना। देखिए इसका जो इस्तेमाल होता है स्काई स्क्रेपर, स्मार्ट बिल्डिंग और ग्रीन कंस्ट्रक्शन में होता है। अब हम इस टॉपिक पे पूछते हैं कि भौगोलिक और जलवायु क्या इसका इफेक्ट करता था, यानी कि जियोग्राफिक और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्या था। दैट मीन्स भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां निर्माण सामग्री के चयन को कैसे प्रभावित करती थी या फिर करती है। ठीक है, तो भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां निर्माण सामग्री के चयन में एक अहम भूमिका निभाती है। हर क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट जलवायु और भौगोलिक हालात होते हैं। जो इमारत होता है उसकी सामग्री को उसका डिजाइन को इफेक्ट करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जहाँ पे कोल्ड एरिया रहेगा, ठंडा क्षेत्र, जैसे कि हिमालय जहाँ ठंड अधिक होती है, इन क्षेत्रों में ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए और किया जाता है जो उष्मा को संरक्षित रख सके, जैसे कि लकड़ी, इंसुलेटेड पैनल्स या सामग्री इमारत को अंदर से गर्म बनाए रखता है ना, और ऊर्जा की बचत भी करती है। गर्म और शुष्क क्षेत्र, जैसे देखिए वो वहाँ पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पे शुष्क भी होगा। रेगिस्तान, जैसे रेगिस्तान इलाकों में जैसे कि राजस्थान में ईंट और मिट्टी का उपयोग, ये सामग्री गर्म वातावरण में ठंडी रहती है और घर के तापमान, जो ये सामग्री है मिट्टी और ईंट क्या करता है, ठंडी जहाँ गर्म रहता है वहाँ पे ठंडा रखता है और घर के तापमान को नियंत्रण में भी बनाए रखता है ना। अब हम बात करते हैं जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र होगा, जैसे कि समुद्री तट क्षेत्रों में जहाँ नमी अधिक होती है वहाँ जंग प्रतिरोधक सामग्री चाहिए, जैसे कि एक स्टेनलेस स्टील और विशेष प्रकार की कंक्रीट का उपयोग होता है ना। वहाँ पे एक अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल का ही उपयोग किया जाता है जो नमी को कम करता है और नुकसान को भी कम किया जा सकता है ना। और मान लीजिए कहाँ अधिक भूकंप वगैरह होता है वहाँ के लिए अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उपयोग होता है, बिल्डिंग मटेरियल का। जैसे भूकंप प्रवण क्षेत्रों में ऐसी सामग्री का उपयोग होता है जो लचीली हो, जैसे कि स्टील और हल्का कंक्रीट, है ना। इससे इमारतों की भूकंप झेलने में क्षमता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं निर्माण उद्योग में निर्माण सामग्री के स्थायित्व पहलुओं पर चर्चा करना चाहिए, है ना। तो आज की दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास महत्वपूर्ण विषय बन गया है। निर्माण उद्योगों में अपनाने की दिशा जो होती है उसको और अधिक हम लोग को डेवलप करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, है ना, और बढ़ भी रहा है। निर्माण सामग्री का चयन अब केवल लागत और मजबूती के आधार पर नहीं बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर भी किया जाता है, जो रिसाइकलिंग एंड रिज्यूम हो सकता है। जैसे कि पुराने कंक्रीट, ईंटें और मेटल को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। इससे नई सामग्री की आवश्यकता कम होती है और पुराना जो ढांचा रहता है फेंकने से प्रदूषण कम होता है, उस नवीकरणीय हो जाता है ना। देखिए बांस, लकड़ी और कोकोनट जैसे जो सामग्री था वो नवीकरणीय होती है, यानी कि जिसको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। नवीकरणीय मतलब ये होता है ना, जो रिसाइकेबल होता है ना, जैसे जो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं हम लोग, रिन्यूएबल रहता है, यानी ये जल्दी बढ़ती है और इन्हें बार बार उगाया जा सकता है ना। इन सामग्रियों का उपयोग पर्यावरण में कम प्रभाव डालता है और टिकाऊ भी रहता है, और एनर्जी रहना चाहिए भी, एनर्जी एफिशिएंसी भी होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंस होना चाहिए। ऐसी सामग्री जो ऊर्जा दक्षता में सहायक होती है, जैसे कि थर्मल इंसुलेशन मटेरियल
ऊर्जा की बचत में भी मदद करती है और इनमें इमारत के अंदर तापमान नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है और बिजली खपत भी कम होती है ना। लो कार्बन मटेरियल्स भी होता है। आजकल जो ग्रीन कंक्रीट और अन्य लो कार्बन मटेरियल का उपयोग बढ़ रहा है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में ही योगदान रहता है, इसका सीमित लिमिटेड रहता है। ठीक है। सस्टेनेबल डिजाइन भी होता है। निर्माण सामग्री के साथ साथ जो डिजाइन भी पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना, बारिश के पानी का संचय मतलब संरक्षण होता है और प्राकृतिक रोशनी को अधिकतम करता है ना। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या जाने, प्राचीन समय में लोग मुख्यतः मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का उपयोग करते थे। जैसे मिस्र के पिरामिड, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के घर और यूरोप में महल, ये सभी सामग्री के उपयोग शानदार उदाहरण थे। और क्या जाने, औद्योगिक क्रांति का दौर, जब स्टील और कंक्रीट जैसी सामग्री का आविष्कार हुआ, इसने इंजीनियरिंग की दुनिया को बदल के रख दिया और नई नई ऊंचाई इमारत बिल्डिंग बनाया गया है ना, बनना संभव हुआ। अब सवाल आता है कि भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां निर्माण सामग्री के चयन कैसे करना चाहिए था, वो भी बता दिए थे आप लोग को। और ये बताएं कि ठंडे इलाकों के लिए लकड़ी जैसी सामग्री का उपयोग होती है और ऊष्मा को संरक्षित रखने के लिए रेगिस्तान में ईंट, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग यही जाने अभी। और तटीय क्षेत्र में क्या क्या कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है वो भी जाने। और आज के समय जो पर्यावरण के संरक्षण और टिकाऊ विकास बहुत महत्वपूर्ण रह गया है, तो इसमें भी हम लोग को देखना पड़ता है कि पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं, वो भी जाने। और यह रिन्यूएबल रहना चाहिए, यानी कि नवीकरणीय रहना चाहिए। ठीक है। नवीकरणीय सामग्री भी पसंद की जा रही है आजकल जो इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल में है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग ऊर्जा एफिशिएंसी मतलब एनर्जी एफिशिएंसी वाली सामग्री के बारे में जाने, जैसे कि थर्मल इंसुलेशन इमारत के अंदर जो तापमान को नियंत्रित करती है ना, और बिजली की खपत को कम करती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि निर्माण सामग्री का चयन केवल संरचना को मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के लिए भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक निर्माण सामग्री अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां टिकाऊ विकास और पर्यावरण जो संरक्षण होता है उसकी प्राथमिकता रखता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।